नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज फिल्म्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मजेदार होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, इन लेक्चर्स का फायदा उठा रहे होंगे और किसी ऑथेंटिक मटेरियल के द्वारा नियमित रूप से अध्ययन भी कर रहे होंगे। ठीक है। आज जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट वाले सीरीज में हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए थे और ये चौथा लेक्चर है। और इसमें हम जो है सबसे पहले सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक जो विधेयक है वो कितने चरणों से गुजरता है, किस तरीके से सदन से, दोनों सदनों से पास होता है, राष्ट्रपति के पास में क्या क्या विकल्प होते हैं, और फिर उसके बाद में संयुक्त बैठक के बारे में पढ़ेंगे और अगर समय मिलता है तो धन विधेयक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक जो होता है इसमें क्या अंतर होता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि सरकारी विधेयक यानी कि सरकार से संबंधित जो विधेयक होता है उसी को सरकारी विधेयक कहते होंगे, पहली बात। तो क्या गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है? तो क्या केवल विपक्षी सदस्यों के द्वारा लाया गया विधेयक ही गैर सरकारी विधेयक होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, तथा मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके द्वारा लाया गया जो विधेयक है उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। यानी कि अगर हम इनके अंतर देखना चाहें पॉइंट वाइज, तो सबसे पहले जो अंतर हमें दिखाई देता है कि सरकारी विधेयक कौन सा विधेयक होता है। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो कि मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री द्वारा, जिसको किसी भी सदन में पुरस्थापित किया जाता है। पुरस्थापित करने का मतलब होता है जिसको रखा जाता है, जिसको किसी भी सदन में मंत्री के द्वारा रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। इसके ठीक विपरीत मंत्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य सदस्य, मंत्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य सदस्य, कोई भी अन्य सांसद जो है, कोई भी अन्य सदस्य जिस विधेयक को पुरस्थापित करते हैं, या यूं लिख दो द्वारा पुरस्थापित, द्वारा पुरस्थापित जो विधेयक होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सरकारी विधेयक कहते हैं। ये तो इसमें पहला अंतर हो गया। ठीक, चूंकि ये मंत्री के द्वारा रखा जा रहा है, चूंकि ये सरकार के मंतव्यों को प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए इसके पास होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है, क्योंकि सरकार का तो बहुमत होता है उस सदन में, इसलिए उसके पास होने की जो संभावनाएं है वो ज्यादा होती है। यानी कि हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि इस विधेयक के पारित होने की संभावना ज्यादा होती है, पारित होने की संभावना अधिक होती है। इसके ठीक विपरीत, क्योंकि ये किसी साधारण सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है या फिर विपक्ष के सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है जिसका कि सदन में बहुमत ही नहीं है, तो इसके पारित होने की संभावनाएं भी कम होगी। तो इसके पारित होने की क्या होगी? कम संभावनाएं होगी, पारित होने की संभावना कम होगी। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि ये सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो ये सरकार का जो नीति है, सरकार की नीति जो है, सरकार का जो देश की विषयों को लेकर जो मानना है, सरकार का जो मंतव्य है वो यहां पर प्रकट होता है, सरकार की नीति का पता लगता है या सरकार के मंतव्यों का पता लगता है। इसके ठीक विपरीत ये जो है वो विपक्ष जो होता है, विपक्ष के मंतव्यों का यहां से हमें पता लगता है, विपक्ष के मंतव्यों का पता लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें कि सरकारी विधेयक जो होता है उसमें उसको 7 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है अध्यक्ष को कि 7 दिन बाद में हम किसी सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जबकि गैर सरकारी जो विधेयक होता है उसमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर 7 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है या नोटिस देना पड़ता है, जबकि यहां पर 1 माह का नोटिस देना पड़ता है, 1 माह का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर हम देखना चाहें तो क्योंकि ये सरकारी विधेयक है इसीलिए इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिस विभाग की तरफ से ये प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस मंत्री के विभाग की तरफ से ये प्रस्तुत किया जा रहा है उस विभाग की होगी। और वह विभाग, विधि जो विभाग है, उससे परामर्श करने के उपरांत ही इस बिल को तैयार भी करता है। यानी कि इससे इसे तैयार कौन करता है? इसे संबंधित विभाग द्वारा
विधि मंत्रालय या विधि विभाग, विधि मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाता है। जबकि इसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसको तैयार करने की, उसमें कोई खामी रही या नहीं रही, वो तमाम सारी जिम्मेदारी उसी सदस्य की होती है। तो संबंधित सदस्य द्वारा ही यह तैयार किया जाता है। संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में मोटा मोटी हमें अंतर जो है वो इसी रूप में देखने को मिलते हैं कि ये मंत्री के द्वारा पुरस्तापित किया जाता है, ये मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य के द्वारा। इसके पारित होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसके पारित होने की संभावनाएं कम होती है। ये सरकार की नीति का को बतलाता है, सरकार का सार्वजनिक विषयों पर क्या मंतव्य है उसको बताता है, जबकि ये विपक्ष के मंतव्यों को बताता है। इसमें 7 दिन पूर्व की सूचना देनी पड़ती है, इसमें 1 माह पूर्व की सूचना देनी पड़ती है, और इसमें विधि विभाग जो है उसका परामर्श लगता है और संबंधित विभाग इसको तैयार करता है, जबकि यहाँ पर संबंधित सदस्य उसको तैयार करता है। ठीक है, एक जो है, एक और क्या छूट गया था कि वो ये है कि जैसे सपोज के ये जो सरकारी विधेयक है वो अस्वीकृत कर दिया जाता है। सरकारी विधेयक को अगर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा में हो सकता है कि उसका बहुमत ही ना हो, इसीलिए उसको अस्वीकृत कर दिया गया हो। तो इसके अस्वीकृत करने पर सरकार को पराजित भी माना जा सकता है, या फिर सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है अगर इसके ठीक बाद में अविश्वास प्रस्ताव यहां से पारित हो जाता है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा उसका पता इसके पारित होने या न होने से भी लगाया जा सकता है। यानी कि इसके अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मतलब ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़े, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक बिल के पारित ना होने से जरूरी थोड़ा ना कि सरकार का ने अपना बहुमत ही सदन में से खो दिया। ठीक है, जबकि यहां पर इसके पारित होने या न होने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पारित होने या न होने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होने चाहिए वो उसके बारे में था। ये इसके बारे में पीपीटी है कि ये जो है इसको मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसको मंत्री के अलावा कोई भी अन्य सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो, चाहे वो विपक्ष से हो, या किसी थर्ड फ्रंट से हो, उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, इसे ये सरकारी नीतियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ये सार्वजनिक मामलों पर विपक्ष का क्या मंतव्य है उसको बतलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पारित होने की उम्मीद पूरी होती है, जबकि इसके पारित होने की उम्मीद कम होती है, क्योंकि ये तो हो सकता है कि विपक्ष के सदस्य के द्वारा या फिर किसी आम सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो इसके पारित होने की उम्मीद कम होती है। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, जबकि इसके स्वीकृत अस्वीकृत होने का सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें 7 दिनों का नोटिस देना पड़ता है, जबकि इसमें 1 माह का नोटिस देना पड़ता है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी सदस्य की होती है, जबकि उसके निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है, जो कि विधि विभाग के परामर्श से ही जो है आपके इसको तैयार करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो अब साधारण विधेयक की अगर हम बात करें कि साधारण विधेयक या फिर यूं लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर बात करें, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें किस प्रकार से कोई भी विधेयक जो है वो पारित होता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है वहां पर जो विधेयकों के अगर हम प्रकार देखना चाहें तो विधेयकों के प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एक तो होता है साधारण विधेयक जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, एक होता है आपके धन विधेयक जिसमें कि संचित निधि से कोई पैसा निकालना या डालने से संबंधित जो विधेयक होता है वो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में जो उल्लिखित परिभाषा है उसके अनुसार होता है। इसके अलावा वित्त विधेयक होता है जिसमें कि धन विधेयक के अलावा कुछ कानून के प्रश्न भी शामिल होते हैं, उसे वित्त विधेयक कहते हैं। और चौथा हो सकता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विधेयक हो सकते हैं।
संविधान संशोधन विधेयक। अब हम इन चारों ही प्रकार के जो विधेयक है ये अधिनियम में किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जब कोई भी कानून सदन में प्रस्तुत होता है तब उसको विधेयक कहते हैं, जबकि जब वो सदन से पारित होकर राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसको अधिनियम या एक्ट कहते हैं। ठीक है, जब वो सदन में रखा जाता है तब उसको विधेयक या बिल कहते हैं। ठीक है, तो और विधेयक ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक एक्ट में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है, एक्ट किस प्रकार से बनता है, तो इसके लिए जो है वो 5 चरण अमूमन कहे जाते हैं कि इन 5 चरणों से गुजरने के बाद में ही कोई साधारण विधेयक जो है आपके अधिनियम बनता है। सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चरण को अगर हम इस तरीके से लिखना चाहे, प्रथम चरण, या इसको हम जो है पहला पाठन भी कह सकते हैं, मतलब पहली बार जो है वो विधेयक का पाठ किया जाता है। तो प्रथम चरण में क्या होता है, तो प्रथम चरण में इसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में उसका शीर्षक और उद्देश्य बताया जाता है, यानी कि प्रथम चरण में जो मंत्री है वो उसको सदन के अंदर रखता है, वो उसका शीर्षक बतलाता है और उसका उद्देश्य बतलाता है। हालांकि इस पर कोई भी विस्तृत चर्चा प्रथम चरण में या प्रथम पाठन में नहीं होती है, केवल इसका उद्देश्य और इसका शीर्षक ही बतलाया जाता है मंत्री के द्वारा या संबंधित सदस्य के द्वारा। हो सकता है ना कि वो गैर सरकारी विधेयक हो सकता है कि वो सरकारी विधेयक हो। तो सरकारी विधेयक होगा तो मंत्री प्रस्तुत करेगा, गैर सरकारी विधेयक होगा तो सदस्य प्रस्तुत करेगा। तो मंत्री या सदस्य के द्वारा उसका उद्देश्य व शीर्षक बताया जाता है। ठीक है, और ये जो बिल प्रस्तुत किया जाता है वो पीठासीन जो अधिकारी होता है उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही वो पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है तो मंत्री या फिर सदस्य उसका उद्देश्य व शीर्षक बताता है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर उद्देश्य व शीर्षक बता दिया जाता है तो उसके बाद में इसको राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। राजपत्र यानी कि जो गजट होता है, सरकारी जो गजट होता है सरकार का, उसमें इसको प्रकाशित करवाया जाता है, तीसरी बात। चौथी बात, अगर सपोज के राजपत्र में प्रस्तुत करने से पहले ही प्रकाशित करवा दिया गया हो, ठीक है, यानी कि सदन में जब प्रस्तुत नहीं किया गया था उससे पहले ही अगर राजपत्र यानी कि गजट में प्रस्तुत करवा दिया गया हो तो फिर यहां पर उसके प्रस्तुत करने के लिए जो पीठासीन अधिकारी है उससे पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो प्रथम चरण में क्या होता है, तो प्रथम चरण में इसको प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, शीर्षक बताया जाता है, शीर्षक व उद्देश्य बताया जाता है और इसको राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है, और इसको राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। और ये किस में किया जाता है, तो ये प्रथम चरण में या प्रथम पाठन में किया जाता है। अब इसके बाद में अगर हम द्वितीय चरण की अगर हम बात करें तो द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण यानी कि जो सेकंड फेज जो इसका होता है, द्वितीय चरण, या फिर उसको हम जो है द्वितीय पाठन भी कह सकते हैं, दूसरा पाठन भी कह सकते हैं, द्वितीय पाठन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है। इस विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है कि इसमें जो है कौन कौन से उपबंध होने चाहिए, कौन कौन से उपबंध नहीं होने चाहिए, कौन से नए जोड़े जाने चाहिए, कौन से डिलीट किए जाने चाहिए, और विस्तार से जो चर्चा होती है, विस्तार से चर्चा के उपरांत, मतदान के उपरांत जो इसको अंतिम रूप जो दिया जाता है वो इसी चरण में दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो विधेयक है उसके 3 चरण कहे जा सकते, मतलब इसके उप जो है इसमें 3 उपचरण होते हैं। 3 उपचरण क्या होते हैं कि पहली बात तो ये कि अगर ये विधेयक है वो हो सकता है कि सीधे ही जो है वो सदन में विस्तृत चर्चा के लिए जो है वो डाल दिया जाए, यानी कि पहले दूसरे चरण के अंदर पहला उपचरण है वो क्या हो सकता है कि अगर मंत्री ये डिसाइड करे, सदन ये डिसाइड करे और अध्यक्ष ये डिसाइड करे कि इस पर तुरंत जो है तुरंत वो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, तुरंत विस्तृत चर्चा हो, तो ये पहला उपचरण है कि तुरंत इस पर जो है सदन में विस्तृत चर्चा
हो, या फिर एक अन्य तारीख तय कर दी जाए जिस दिन की इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जानी हो। पहला चरण यह हो सकता है। दूसरा चरण क्या हो सकता है, मतलब दूसरा उपचरण क्या हो सकता है कि उसको जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला जाए उसको। हाँ, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे थोड़ी जगह इस तरीके से मिलेगी। तो दूसरा जो है उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। पब्लिक डोमेन में यानी कि जो सार्वजनिक इसको कर दिया जाए, जनता की राय के लिए, इस जनता की राय को आमंत्रित करने के लिए इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए। तो दूसरा ये काम किया जा सकता है। जब दूसरे चरण में कौन कौन से 3 काम किए जा सकते हैं, तो पहला, इस पर तुरंत विस्तृत चर्चा हो सकती है। दूसरा, इसको पब्लिक डोमेन में डाला जा सकता है। और एक और जो है उपचरण या फिर एक और तरीका यह है, यहां पर 3 विकल्प है। एक तरीके से ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों विकल्प है। तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुना जा सकता है कि समिति को भेज दिया जाए, समिति को विस्तृत चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा व सुझाव देने के लिए भेज दिया जाए। अच्छा, ये जो समिति है वो कौन सी हो सकती है? अगर वो इसी सदन की, यानी कि जिस सदन में वो प्रस्तुत हुआ है उसी सदन से संबंधित समिति है, तो वो प्रवर समिति हो सकती है। प्रवर समिति हो सकती है जो कि किस सदन से संबंधित होती है? जो कि एक ही सदन से संबंधित होती है। ठीक। या फिर इसको जो है वो संयुक्त समिति यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी भेजा जा सकता है। संयुक्त समिति यानी कि दोनों सदनों की जो होती है उस संयुक्त समिति को भी भेजा जा सकता है। और ये जो संयुक्त समिति होती है या ये जो प्रवर समिति होती है वो विधेयकों पर डिटेल में विचार करती है, हर एक उपबंध पर विचार करती है। वो क्योंकि उस कमेटी के पास में यही काम होता है कि इस विधेयक पर हमें विचार करना है, तो उस पर डिटेल में विचार करती है। कौन सा उपबंध जो है वो शामिल ही रहना चाहिए, कौन सा उपबंध हटाया जाना चाहिए, कौन सा नया उपबंध जोड़ा जाना चाहिए, या किस उपबंध को कितनी मात्रा में संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये तमाम सारे सुझाव जो है वो सुझाव बना के और अंतिम रूप से जो है वो पुनः सदन में भेजती है, दोनों में से कोई भी किसी भी समिति को जिसको ये काम सौंपा जाता है। तो इन तीनों ही कामों को किए जाने के उपरांत जो है विधेयक वो तृतीय चरण में प्रवेश करता है। और ये जो तृतीय चरण है उसमें तृतीय चरण या तृतीय पाठन, ये 3 जो रीडिंग है वो किसी भी बिल की निश्चित रूप से हमेशा ही होती ही है। ये दूसरी रीडिंग हो गई आपके, और ये तीसरी रीडिंग। तो तीसरी रीडिंग में क्या होता है? तीसरी रीडिंग में ये होता है कि यहां पर जो है वो तय किया जाता है कि इस विधेयक में कौन सा प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए, कौन सा नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम रूप से मतदान किया जाता है। यहां पर किसी भी नए जो संशोधन है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, नए संशोधन पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि तमाम सारे जितने भी संशोधनों पर जो विचार करना था वो ऑलरेडी यहां पर हो चुका है। अब यहां पर केवल और केवल मतदान होता है, यानी कि तृतीय चरण में जो पाठन होता है इसमें क्या होता है? केवल मतदान द्वारा तय किया जाता है कि कौन सा उपबंध शामिल किया जाना चाहिए या कौन सा उपबंध हटाया जाना चाहिए। अच्छा, ये शामिल करने और हटाने के उपबंध की सिफारिश कौन करता है? या तो आपके प्रवर समिति कर देगी, या संयुक्त समिति कर देगी, या फिर यहां पर जब विस्तृत चर्चा होगी तब कोई भी सदस्य सुझाव दे सकता है कि इस संशोधन में, मतलब इस विधेयक में ये संशोधन किया जाना चाहिए, या इस विधेयक में ये उपबंध हटा दिया जाना चाहिए, या नया मेरा सुझाव ये है कि ये वाला उपबंध इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो जैसे ही इन तीनों का, यानी कि इन दोनों ही समितियों में से या फिर किसी सदस्य का कोई भी संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह संशोधन उस विधेयक का भाग बन जाता है, या फिर कोई उपबंध हटा दिया जाता है तो वो जो है परमानेंटली उस जो विधेयक है उससे वो हटा दिया जाता है। तो यहां पर जो है केवल मतदान किया जाता है, और मतदान के द्वारा यह तय किया जाता है कि इस
उपबंध को इसमें शामिल किया जाना चाहिए या नहीं शामिल किया जाना चाहिए, मतदान के द्वारा यहाँ पर ये तय हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वो पहला जो सदन है, जिस सदन में ये प्रस्तुत किया गया है, पहला सदन इस विधेयक को पारित कर देता है, और पारित साधारण बहुमत से करता है। ठीक है, वो विधेयक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का विधेयक है। क्योंकि ये साधारण विधेयक की बात चल रही है तो वो साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। पारित करने के उपरांत अब जो ये विधेयक है वो चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा, और चतुर्थ जो चरण होता है उसमें ये दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे सदन में ये प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरे सदन में भी यही जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाता है। यानी कि दूसरे सदन में कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा? दूसरे सदन में इसी प्रकार से प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन किया जाएगा। विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी, और अंततः द्वितीय सदन जो है उसके पास में कुछ विकल्प होते हैं कि वो इस विधेयक का क्या कर सकता है। तो द्वितीय सदन जो है, दूसरे सदन के पास में विकल्प के रूप में पहला विकल्प यह होता है कि वो उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे, उसी रूप में पारित कर दे। जब वह उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर देता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाता है। ठीक। दूसरा, अगर वो चाहे तो उसमें कुछ संशोधन कर सकता है, संशोधन करके पहले सदन को भेज सकता है, पहले सदन को भेज सकता है। और यहां पर फिर पहले सदन के पास में अगेन दो विकल्प, या तो वो इससे एग्री कर ले कि हाँ ये आपने जो संशोधन किए हैं वो सही किए हैं, या फिर वो इससे जो है एग्री ना करे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वो एग्री कर लेगा तब तो ये अगेन राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। अगर वो एग्री नहीं करता है तो फिर अभी हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प, यानी कि पहला विकल्प तो क्या होता है कि पहला विकल्प तो होता है कि वो उसे उसी रूप में पारित कर दे, या फिर दूसरे विकल्प का जो पहला विकल्प था कि संशोधित करके अगर वो पारित करता है और पहला सदन उस संशोधन को स्वीकार कर लेता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में तो राष्ट्रपति के पास में वो भेज दिया जाता है। परंतु ये जो बी ऑप्शन है, बी का फर्स्ट हमने देखा, बी का सेकंड जब वो जो है इसको स्वीकार ना करे, तो बी के सेकंड कंडीशन में या फिर सी कंडीशन में कि वो जो है वो उस पर कार्रवाई ही नहीं करे। ठीक है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे और उसको पारित ही ना करे। ठीक है, तो वो जो है उस पर कोई भी कार्रवाई 6 महीने तक ना करे, 6 महीने तक न करे, तो क्या होगा? ठीक है, डी, या फिर वो उसको अस्वीकृत भी कर सकता है, या फिर वो उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। क्योंकि या तो वो उसको स्वीकार करेगा या फिर अस्वीकार करेगा, या फिर संशोधन करके पारित करेगा जिसको कि पहला सदन स्वीकार कर ले, या फिर संशोधन करके पारित करे जिसको कि दूसरा सदन स्वीकार, पहला सदन स्वीकार ना करे, या फिर कार्रवाई को 6 महीने तक जो है वो कुछ कार्रवाई करे ही ना, या फिर सीधा मना करके कह दे कि मेरे अनुसार तो ये विधेयक पारित ही नहीं होना चाहिए। तो इन बी का सेकंड, सी और डी वाली कंडीशन में, यानी कि इन तीनों ही कंडीशन में, इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसके बारे में अभी हम इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और अगर संयुक्त बैठक में वो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर अगेन वो किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास वाला ही जो है आपका अगला चरण है, और राष्ट्रपति के पास वाला जो अगला चरण है उसी को हम पांचवा चरण कहते हैं, पांचवा चरण कहते हैं। पांचवें चरण में क्या होता है? तो पांचवें चरण में आपके पास में यहां पर विकल्प होता है कि आप जो है राष्ट्रपति के पास में दोनों सदनों से पारित किया हुआ विधेयक भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के पास में यहां पर जब भेजा जा रहा है तो राष्ट्रपति के पास में कुछ विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह उसे स्वीकार कर लेता है, जैसे ही वो उसे स्वीकार करता है या फिर उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो हस्ताक्षर कर देने के उपरांत ये जो विधेयक है वो अधिनियम या एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, अगर वो उसे जो है वो अस्वीकृत कर दे, अस्वीकृत कर दे या फिर कार्रवाई ना करे या रोक दे, जिसको कि हम पॉकेट वीटो के रूप में पढ़ा था, या फिर उसको रोक दे, तो यहां पर वो निरस्त
वो जो विधेयक है वो निरस्त माना जाता है। हालांकि ये वाला ऑप्शन जो है बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है वो अधिकांशतः अगर राष्ट्रपति को कोई संदेह होता है तो वो निलंबनकारी जो वीटो होता है, यानी कि सस्पेंसिव जो वीटो होता है, निलंबन वीटो जो होता है, उसके तहत इसको पुनर्विचार के लिए भेज देता है, पुनर्विचार के लिए भेज देता है। और पुनर्विचार के लिए भेजने का तात्पर्य क्या है? पुनर्विचार के लिए भेजने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि आप जो दोनों सदन है, यानी कि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, वो इस विधेयक पर वापस से विचार करो। तो राष्ट्रपति ने दोनों ही सदनों को कहा है कि आप इस विधेयक पर पुनर्विचार करो। तो पुनर्विचार करने के उपरांत अगर दोनों ही सदन इस विधेयक को संशोधित या असंशोधित रूप से कि राष्ट्रपति ने जो भी सुझाव दिया है उस सुझाव को या तो माने या न माने, संशोधित या असंशोधित रूप से अगर ये विधेयक पुनः पारित होकर वापस से राष्ट्रपति के पास में चला जाता है तो राष्ट्रपति इसे अनुमति देने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। यानी कि राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए कह सकता है दोनों ही सदनों को, और दोनों ही सदन अगर उस विधेयक को जो है वो पुनः उसी रूप में या संशोधित रूप में पारित करके जब राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं तो राष्ट्रपति बाध्य होता है कि वो उसको अनुमति देगा ही देगा। तो पुनर्विचार के बाद में भेजने के उपरांत अगर दोनों सदन उसे संशोधित या असंशोधित रूप से पुनः पारित करके भेज दे तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए क्या है? अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। मतलब राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा ही देगा, और अनुमति देने के बाद में वो अगेन क्या बन जाएगा? एक टाप के बन जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास में तीन विकल्प होते हैं कि वो तो या तो वो उसको स्वीकृत करे, या फिर उसको अस्वीकृत कर दे, या फिर रोक दे पॉकेट वीटो के रूप में, या फिर वो निलंबनकारी वीटो के तहत पुनर्विचार के लिए भेजे, और पुनर्विचार के लिए भेजने के उपरांत वो अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य होगा ही होगा। तो ये जो चारों चरण है वो आपके किसी भी साधारण विधेयक को इन चारों ही चरणों से गुजरना पड़ता है। इन चारों ही चरणों से गुजरने के उपरांत ही जो विधेयक है वो आपके एक्ट बनता है। जैसे कि हम पीपीटी में देख लेते हैं कि संसद के जो विधायी प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक सदन में हर विधेयक जो है वो समान 5 चरणों से गुजरता है, और विधेयक जो है वो 4 श्रेणियों में गिने जा सकते हैं, जैसे कि साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में ये है कि वो दोनों ही सदनों से अलग अलग ही पारित होता है। थोड़ा सा कुछ जानकारी अपन को जब मिलेगी तब ले लेंगे, ठीक है। साधारण विधेयक में 5 चरण होते हैं, और 5 चरणों की अगर हम बात करें तो फटाफट से हम पीपीटी में देख लेंगे क्योंकि समय जो है हमारा ज्यादा खराब ना हो। तो प्रथम चरण जो है वो आपके प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाटन या प्रथम चरण कहलाता है। इसमें मंत्री जो होता है वो अग्रिम सूचना किसको देते हैं? पीठासीन अधिकारी को अग्रिम सूचना देते हैं। अग्रिम सूचना से किसी भी विधेयक को किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में, मतलब पहला सदन कोई भी सदन हो सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। और इस दौरान प्रस्तुतकर्ता जो है वो उसका उद्देश्य व शीर्षक बताता है, और उद्देश्य व शीर्षक बताने के उपरांत जो है वो हालांकि इस चरण में इस पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। इसके उपरांत उद्देश्य व शीर्षक बताने के उपरांत यहाँ पर जो है वो इसको राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। और अगर वो पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है तो फिर इसकी पूर्वानुमति पीठासीन अधिकारी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यह पहला चरण हो गया। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण ही सबसे विस्तृत है। ये इसमें जो है इसमें विधेयक की विस्तृत समीक्षा होती है और अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। इस हेतु 3 उपचरण है। जैसे कि पहला जो चरण है वो साधारण बहस अवस्था हो सकती है, जिसमें कि जो विधेयक है उसकी प्रतियां जो है वो सदन में वितरित की जाती है। जो उसकी फोटोकॉपीज जो है, प्रतियां जो है वो जेरोक्स सदन में वितरित की जाती है, और सदन में वितरित किए जाने के उपरांत जो है उस पर विस्तृत चर्चा, या तो तुरंत विस्तृत चर्चा होगी पहली बात, या फिर जनता का विचार जानने के लिए उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, या फिर प्रवर समिति को उसको भेजा जाएगा, ठीक है, जो कि एक सदन की होती है, या फिर संयुक्त समिति को भेजा जाएगा जो कि दोनों सदनों की होती है। अच्छा, ये तो पहली साधारण बहस अवस्था हो गई। फिर इसके बाद में क्या होता है? समिति अवस्था, यानी कि वही जो अपन ने अभी देखा था पहले कि समिति में विस्तार पूर्वक इस विधेयक पर खंडवार चर्चा की जाती है, जिसमें कि समिति जो है
वो कभी भी विधेयक के मूल विषय में कोई भी बदलाव नहीं करती है। यानी कि विधेयक जिस मूल उद्देश्य के लिए लाया गया था उसी मूल उद्देश्य को हमेशा बनाए रखती है समिति। समिति केवल और केवल संशोधन का सुझाव दे सकती है, वो उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती। तो समिति जो है उसके मूल विषय में कोई परिवर्तन नहीं करती है, फिर तो समीक्षा व परिचर्चा के पश्चात विधेयक को सुझावों के साथ में वापस सदन को भेज देती है। अब वापस सदन में भेज दिया है तो वापस सदन में भेजने के उपरांत सदन के पास में क्या विकल्प होते हैं कि सदन इसके एक एक उपबंध पर चर्चा करे। सदन के जो सदस्य है वो भी यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं, जो आपकी समितियां है उनके सुझाव भी यहाँ पर विधेयक में ऐड किए जा सकते हैं। किसी भी सदस्य के द्वारा दिया गया सुझाव या फिर किसी भी समिति के द्वारा दिया गया सुझाव अगर सदन के द्वारा मतदान के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो वो सुझाव उस विधेयक का अंग बन जाता है, या फिर उसके द्वारा जो सुझाव के द्वारा जो विधेयक का भाग डिलीट करवाना चाह रहे थे वो भाग डिलीट समझा जाता है। कहने का मतलब है कि विचार विमर्श की जो अवस्था होती है उसमें प्रत्येक उपबंध पर सदन में खंडवार चर्चा व मतदान होता है। समितियों की अनुशंसा हो या फिर सदस्यों के द्वारा जो संशोधन सुझाए गए हों, अगर उन संशोधनों को वहां पर सदन स्वीकृत कर लेता है तो फिर संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो वो विधेयक का क्या बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है वो थर्ड फेज की पूरी बात हो गई है। अब जब हम चतुर्थ हाँ, ये वाली जो थी वो आपके सेकंड फेज की बात हो रही थी, और अब थर्ड फेज की जब बात करें हम तो तृतीय चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में कोई भी संशोधन नहीं होता है। कोई भी संशोधन जो है इस चरण में स्वीकृत नहीं किया जाता है, क्योंकि जब विस्तृत चर्चा हो चुकी है उसमें जो 3 चरण थे, साधारण बहस अवस्था, आपकी समिति अवस्था और जो विचार विमर्श की अवस्था, उसमें जितने भी संशोधन आपको सुझाने हैं वो तमाम सारे संशोधन यहाँ पर उसके अंग बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर जो है आपके केवल और केवल मतदान ही किया जाता है कि इसको स्वीकार किया जा रहा है या अस्वीकार किया जा रहा है। इस चरण में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि बहुमत से पारित होता है, अगर ये जो विधेयक है वो बहुमत से पारित होता है तो दूसरे सदन को भेजा जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यानी कि ये जो विकल्प है वो तो है ही सही कि अगर दोनों ही सदनों से पारित हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा और पहले सदन से पारित होने के बाद में दूसरे सदन को भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम फोर्थ फेज की बात कर लेते हैं। फोर्थ फेज यानी कि जो द्वितीय सदन है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसमें वही तीनों चरण अपनाए जाएंगे, यानी कि प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। यानी कि दूसरे सदन में भी विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा और उपयुक्त वर्णित जो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पाठन है उसको फॉलो किया जाएगा, उसको भी दूसरे सदन से जो है उसी प्रकार से गुजारा जाएगा, उसी प्रकार से विस्तृत चर्चा, खंडवार चर्चा, समिति चर्चा, वो तमाम सारी जो चरण अपन ने पढ़े थे प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण में, वो तीनों ही पाठन किए जाएंगे। उसके उपरांत जो दूसरा सदन है उसके पास में 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प कौन से होते हैं, या तो वो विधेयक को उसी रूप में पारित कर देगा, अगर उसी रूप में पारित कर देता है तो फिर ये कहां पे चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। ठीक, अगर दूसरा संशोधन के साथ में पारित कर दे रहा है, संशोधन के साथ में अगर वो पारित करता है तो फिर वो पुनः प्रथम सदन के पास में जाएगा। प्रथम सदन के पास में अगेन 2 विकल्प, या तो वो संशोधन को स्वीकृत कर ले या फिर अस्वीकृत कर ले। तो अगर वो संशोधनों को प्रथम सदन स्वीकृत कर लेता है तब तो वो अगेन राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा, परंतु अगर वो उसको अस्वीकृत कर दे यानी कि प्रथम सदन उसको स्वीकार न करे तो फिर क्या होगा, तो अभी अपन देखते हैं। तीसरा जो है वो उसको अस्वीकृत ही कर दे पूरे के पूरे विधेयक को। चौथा उसको लंबित कर दे और कोई भी कार्रवाई ना करे, कब तक, 6 महीने तक। अच्छा, ये जो 6 महीने हैं वो किस प्रकार से काउंट किए जाते हैं, तो 6 महीने काउंट करने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी 4 दिनों का क्रमिक अवकाश जो स्थगन और सत्रावसान अवधि के दौरान रहा हो उसको इस 6 महीने के दौरान काउंट नहीं किया जाता। यानी कि 6 महीने में जो सदन की कार्यवाही जो चल रही है ऐसी 6 महीने बीत जाए तब जाके उसको हम जो है 6 महीने काउंट करेंगे। अदरवाइज जैसे सत्रावसान हो गया या स्थगन हो गया 4 क्रमिक दिनों का, तो उसको इस 6 महीने में काउंट नहीं किया जाता। तो पहला विकल्प जो है, यानी कि ये पहला, मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि ए और बी का जो फर्स्ट है उन दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा, जबकि जो आपके बी का जो सेकंड है या फिर सी विकल्प है या डी विकल्प है, इन तीनों ही विकल्पों की कंडीशन में क्या, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। जबकि अन्य तीनों ही विकल्प की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी जिसमें कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्य जो है उनके बहुमत से इस विधेयक को पारित करवाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में चौथे चरण के बाद में पांचवा चरण, यानी कि राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं, तो कोई भी विधेयक अगर दोनों ही सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास में आता है तो राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं, या तो जो है
दोनों ही सदनों से पारित होकर जो विधेयक आता है उसके पास में तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प के वह उसे स्वीकृति दे दे, जैसे ही वो स्वीकृति देता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट या अधिनियम बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, या फिर वो उसको स्वीकृति रोक सकता है या अस्वीकृत कर सकता है, जिसको पॉकेट वीटो के तहत रख सकता है, निरस्त जिसको माना जाता है। अमूमन ये वाली जो विधा है वो कम इस्तेमाल की जाती है। जबकि तीसरा जो विकल्प होता है वो पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कोई शंका होती है तो वो उसको पुनर्विचार के लिए निलंबित जो सस्पेंसिव जो वीटो होता है उसके तहत भेज देता है। और निलंबन वीटो के तहत भेजने के बाद में यह विधेयक जो है अगर संशोधित या असंशोधित रूप से पुनः पारित होकर दोनों ही सदनों से वापस राष्ट्रपति के पास में आ जाता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए या स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। और उसके बाद में अगेन वो जो है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार से विधेयक को अंतिम रूप से एक्ट में बदला जाता है तो वो तमाम सारी प्रक्रिया हमने देखी थी। अब जो है हम संयुक्त बैठक के बारे में देखेंगे और संयुक्त बैठक के बारे में देखने के उपरांत जो है वो समय बचता है तो फिर हम आगे की बात करेंगे। तो संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाई जाती है, जैसे कि अभी अपन ने देखा था कि संयुक्त जो बैठक है वो तीन कंडीशन में बुलाई जा सकती है। पहला, अगर किसी एक सदन ने कोई विधेयक दूसरे सदन को भेजा था, या फिर यूं कहो कि बड़े साधारण शब्दों में दोनों ही सदनों के बीच में, दोनों सदनों में जो गतिरोध जो होता है, गतिरोध को समाप्त करने के लिए, गतिरोध समापन हेतु ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और गतिरोध कब होता है, जब पहला सदन किसी विधेयक को पारित करके भेज दे और दूसरा सदन उसको 6 महीने तक जो है लटकाए रखे, ठीक है, जिसमें कि 4 क्रमिक दिनों का अवकाश नहीं गिना जाएगा। दूसरा, अगर दूसरे सदन ने कोई ऐसा संशोधन सुझाया है जिससे कि प्रथम सदन एग्री नहीं है, दूसरा। तीसरा, अगर जो दूसरा सदन है वो उसको अस्वीकृत कर दे, ठीक है। तो इन तीनों ही कंडीशन में जो है आपके ज्वाइंट बैठक जो है वो बुलाई जाती है। कौन कौन सी तीनों कंडीशन में, कि अगर वो उसको अस्वीकृत कर दे, अगर जो है वो उसको लंबित कर दे 6 महीने तक, 6 महीने तक लंबित कर दे, और अगर जो वो है इसको जो है वो संशोधन मतलब प्रथम सदन को स्वीकृत ना हो, जो उसने संशोधन सुझाए हैं वो प्रथम सदन को स्वीकृत ना हो। इन तीनों ही कंडीशन में आपके क्या होता है, इन तीनों ही कंडीशन में आपके इन तीनों ही कंडीशन में ज्वाइंट बैठक बुलाई जाती है। अच्छा, ज्वाइंट जो सिटिंग है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक, किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक, अब और कुछ चीजें देख लेते हैं अपन ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, कि इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, अध्यक्षता इसकी करता है आपके लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही इसकी अध्यक्षता करता है, पहली बात। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो इसके बाद में जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखना यहाँ पर राज्यसभा का सभापति नहीं है, राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो जो भी ज्वाइंट सिटिंग है, यानी कि जो भी ज्वाइंट सिटिंग है उसके जो भी सदस्य है, सदस्यों द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सदस्यों द्वारा जो तय किया जाता है कि नियुक्त सदस्य ही इसकी अध्यक्षता करता है। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति है वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता क्यों नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, जब ज्वाइंट सिटिंग हो रही है तो ज्वाइंट सिटिंग के दौरान अगर हम ये देखना चाहें कि इसकी गण पूर्ति कितनी होगी, मतलब इसकी कोरम क्या होगी, तो गण पूर्ति इसकी होगी कि दोनों सदनों की जो संख्या है, राज्यसभा प्लस लोकसभा की जो संख्या है उसका 1/10वां हिस्सा इसकी गण पूर्ति या कोरम होगी। यानी कि आपके लोकसभा में 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ये लगभग 790 के समथिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका 110 लगभग 80 सदस्य
अगर ज्वाइंट सेटिंग में मौजूद है तो इसकी गणपूर्ति पूरी मानी जाती है, अन्यथा इसको जो है स्थगित भी किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी गणपूर्ति की बात हो गई। अब जो ये ज्वाइंट सिटिंग है, इसकी कार्यवाही किसके नियमानुसार चलेगी, यानी कि अगर हम ये देखना चाहे कि ये जो आपके ज्वाइंट सिटिंग जो चल रही है, संयुक्त बैठक जो चल रही है, इसकी कार्यवाही किस नियमानुसार चलेगी, तो कार्यवाही आपको पता है कि यहां पर जो है वो लोकसभा डोमिनेट करती है। लोकसभा नियमों के अनुसार इसकी कार्यवाही चलेगी, लोकसभा नियमों के अनुसार ही इसकी कार्यवाही चलेगी, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो संयुक्त बैठक है वो अब तक जो है वो 3 बार, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो रखी है। जैसे कि एक बार जो है आपके डाक विधेयक के संदर्भ में हुई थी, एक बार आपके जो आतंकवाद निरोधी अधिनियम जो है उस संदर्भ में हुई थी, एक बार बैंकिंग अधिनियम के संदर्भ में हुई थी। यानी कि डाक अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम और जो आतंकवाद निरोधी जो विधेयक था 2002 वाला, उसके तहत 1977 और 1960 में ये जो है अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। ठीक है, और कुछ चीजें हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो छूट गई हो, तो वो हम पीपीटी में देख लेते हैं कि संयुक्त बैठक के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो गतिरोध समापन के लिए ही आपके संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो कि 3 परिस्थितियों में हो सकता है कि यदि पहला सदन दूसरे सदन के विधेयक को अस्वीकृत कर दे, ठीक है, या फिर दूसरा कि वो जो है वो उसके संशोधन को मानने से मना कर दे, तीसरा अगर वो बिना किसी पास किए ही उसको 6 महीने तक लंबित कर दे। इन तीनों ही कंडीशन में क्या है कि आपके संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी, और ऐसे ही यहां पर ही जो है इस पर चर्चा व मतदान के दौरान क्या होगा, इस विधेयक को पारित किया जाएगा। यानी कि ये जो विधेयक है वो संयुक्त बैठक में किस प्रकार से पारित होगा, तो वो दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य वहां पर बैठे हुए हैं, तो इनके उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित व मत देने वाले सदस्य जितने होंगे उनका जो बहुमत, मत देने वाले सदस्यों का बहुमत से अगर वो विधेयक पारित हो जाता है तो ही वो वहां से पारित समझा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो मतदान है, यहां पर जो चर्चा है वो किन बातों की जाएगी, तो चर्चा केवल उन्हीं बातों की जाएगी या विमर्श केवल उन्हीं बातों पर किया जाएगा जिसकी वजह से विधेयक लंबित है। ऐसा नहीं है कि जो विधेयक है उस पर पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी, केवल और केवल उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जिसकी वजह से यह विधेयक लंबित था। चर्चा केवल उन्हीं बिंदुओं की होगी जिसके कारण विधेयक लंबित है, या फिर जिसके कारण ज्वाइंट बैठक बुलानी पड़ी है उन्हीं बिंदुओं की यहां पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि यहां पर, अच्छा, ये जो संयुक्त बैठक है वो कभी भी आपके संविधान संशोधन विधेयक या फिर आप यूं देखो कि जो आपके धन विधेयक है उनके लिए नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि जो आपके संयुक्त बैठक है वो केवल और केवल, संयुक्त बैठक केवल और केवल वित्त विधेयक वह साधारण विधेयक के लिए ही बुलाई जा सकती है। कभी भी संयुक्त बैठक जो है वो नहीं बुलाई जाएगी किसके लिए, धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन विधेयक के लिए। संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी कभी भी अगर दोनों ही सदनों में गतिरोध है तो कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है उसमें तो ये बाध्यता होती है, ये अनिवार्यता होती है कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होता है, दोनों सदनों से अलग अलग पारित होता है। जबकि धन विधेयक जो है यहाँ पर तो लोकसभा ही सर्वे सर्वा होती है, लोकसभा के पास में ही सारी शक्तियां होती है, लोकसभा के पास में ही सारी शक्तियां होती है। ठीक है, तो ये संयुक्त बैठक के बारे में चीज और थी। ठीक है, तो संयुक्त बैठक जो है वो केवल और केवल कब बुलाई जाएगी, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही। यानी कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में अगर टकराव हो, गतिरोध हो दोनों सदनों में,
तो ही आपके संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ना कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। क्यों? क्योंकि धन विधेयक के बारे में तो समझ सकती है किसके पास में है, लोकसभा के पास में है, और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ठीक है। और वो जो 6 माह हम कह रहे थे ना कि 6 माह तक लंबित रख दे, तो 6 माह में उस समय को नहीं गिना जाएगा जबकि अन्य सदन जो है वो क्रमिक रूप से 4 दिनों का अवकाश में था। यानी कि 4 दिनों का क्रमिक रूप से अगर सत्रावसान स्थगन था तो उसको उस 60 दिन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के नोटिस के बाद में ही, ये वाली एक और बात हम मिस कर गए थे कि राष्ट्रपति के नोटिस के बाद में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, पहली बात। और संयुक्त बैठक बुलाने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जैसे ही अगर लोकसभा का विघटन हो गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के नोटिस देने से पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया, फिर तो कोई संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती। परंतु अगर राष्ट्रपति ने नोटिस दे दिया है कि इस तारीख को संयुक्त बैठक बुलाई जानी है, पहली बात। दूसरा, और उसके बाद में अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी या नहीं बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर जैसे ही राष्ट्रपति ने नोटिस दे दिया कि इस तारीख को संयुक्त बैठक बुलाई जानी है, तो फिर कोई भी सदन जिसके पास में वो विधेयक था या है, वो उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता जब तक कि संयुक्त बैठक नहीं बुला ली जाए। यानी कि राष्ट्रपति के नोटिस के बाद में ही संयुक्त बैठक होगी, भले ही लोकसभा का विघटन हो गया हो, परंतु अगर नोटिस दे दिया है तो संयुक्त बैठक बुलाई ही जाएगी। नोटिस के बाद में कोई भी सदन जो है विधेयक में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो सबसे पहले संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर उसके बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। फिर अगर वो भी अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। ठीक है। संयुक्त बैठक की उपस्थिति में अच्छा, संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्धारित सदस्य, अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित रहा तो संयुक्त बैठक के जो सदस्य हैं, जो उपस्थित सदस्य है, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस सदस्य के द्वारा इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है। और अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा का सभापति नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो इसका जो है वो नहीं होता है, क्या नहीं होता? सदस्य ही नहीं होता है। ठीक है। संयुक्त बैठक की कोरम की बात भी हमने देख ली थी कि राज्यसभा और लोकसभा के कुल सम्मिलित सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा ही इसकी कोरम होती है, और इसकी जो कार्रवाई है वो किसके नियमों के अनुसार होगी? तो वो भी राज्यसभा के नियमों के अनुसार ही होगी। ठीक है। सॉरी, लोकसभा के नियमों के जो लोकसभा की जो नियम है उसके अनुसार ही होगी, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। ठीक है। किसी भी विवादित विधेयक की संयुक्त बैठक दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से ही पारित समझी जाएगी। ठीक है। ये तो मैंने देख लिया था कि सामान्य बहुमत, जो उपस्थित और मत देने वालों का जो बहुमत है, सामान्य बहुमत जो है, उसी के द्वारा इसको पारित किया जाएगा। और संशोधन जो है वो अगर संयुक्त बैठक में चर्चा होगी या संशोधन होगा तो केवल उन्हीं बिंदुओं पर होगा जिसके कारण की विधेयक जो है वो विलंबित हुआ है। ठीक है। और अभी तक जो है वो आपके 4, अच्छा, वहां पर दहेज की जगह डाक लिख दिया था, तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं यहां पर कि यहां पर जो है हमने हाँ, यहां पर दहेज दहेज विधेयक था। ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध विधेयक अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2000 विधेयक 2002, इन तीनों ही मामलों में अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है। इसके साथ में अपना ये जो पार्लियामेंट का लेक्चर 4 है वो कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में धन विधेयक और वित्त विधेयक का प्रथम भाग, यानी कि 117(1) क्या होता है, 117(3) क्या होता है, धन विधेयक और इनमें क्या क्या अंतर है, उसको बहुत ही डिटेल में सारणी वाइज तैयार करके और फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद में आगामी क्लासों में हम एक जो है आर्टिकल वाली क्लास भी लेंगे, उसको किस तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे, और फिर पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है। आशा है आप सभी लोगों को क्लासें अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो उसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपको डाउट होता है वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि उसका जो है वो सॉल्यूशन किया जा सके आगामी क्लासों में या फिर कमेंट में ही। ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आपका क्लास देखने के लिए धन्यवाद।